हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कुमार सर की जो 7 फेरों वाली सीरीज़ है, इसका फर्स्ट एपिसोड जो कुमार गौरव सर ने 16 सितंबर 2024 को करवाया था, उसका मैं हैंड राइट नोट लेकर आपके सामने आ चुका हूं। तो दोस्तों, इसका मैं आपको आज रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भारतीय संविधान है, इसमें कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान करता है? तो दोस्तों, इसका प्रतिज्ञान अनुच्छेद नंबर 60 में दिया हुआ है। उसके बाद जो शपथ की बात आती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस में है, तो ये अनुसूची 3 में है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। मैं आपको यहाँ पर जो अनु लिखा रहा है, यहाँ पर अनुसूची कर लेना। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नमेंट, ये जो राज्यपाल होते हैं, इनका उल्लेख है। जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो अनुच्छेद 60 में है। इनको जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो राज्यपाल है, इनका उल्लेख 159 अनुच्छेद में है। इनको शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति है, इनका उल्लेख अनुच्छेद 69 में है, इनके शपथ का। उसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के ही बारे में है। इसमें समाधान शक्ति के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 72 में। उसके बाद अनुच्छेद 85 है, जिसमें संसद शुरू करना और ख़त्म करना, इसकी पावर किसके पास होती है? तो दोस्तों, इसकी पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है। उसके बाद अनुच्छेद 56 जो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख करता है। ये जो अनुच्छेद 56 है, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। उसके बाद जो अनुच्छेद 53 है, इसमें राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है दोस्तों। ये अनुच्छेद 53 में है। उसके बाद अनुच्छेद 54, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की घोषणा करता है, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद 57 होता है, इसमें जो भारत के राष्ट्रपति, इनको रिलेक्ट करने का बारे में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 60, जिसमें जो भारत के राष्ट्रपति को कैसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो विवाद का निपटान है, ये कौन करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई विवाद हो जाए तो इसका निपटान कौन करता है? तो इसका निपटान सुप्रीम कोर्ट करता है। इसका निपटान सुप्रीम कोर्ट करता है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 71 में दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो, आर्टिकल 71 में ये दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कौन सी जल संधि, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी जल संधि मेक्सिको को क्यूबा से अलग करती है? तो दोस्तों, एक जल संधि है जो मेक्सिको को क्यूबा से अलग करता है, वो है युकाटन जल संधि। दोस्तों, ये जल संधि मेक्सिको को क्यूबा से अलग करते हैं। उसके बाद हम और भी जल संधि देख लेते हैं, जैसे कि पाक जल संधि। ये किसको अलग करती है? जो पाक जल संधि है, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप इंडिया और पाकिस्तान लगा सकते हो। यहाँ पर जो पाक जल संधि है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद जो युकाटन है, जो अभी हमने देखा है, मेक्सिको और क्यूबा से अलग करती है। और जो मलक्का जल संधि है, ये सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। सुमात्रा कहाँ पर है? सुमात्रा इंडोनेशिया में है दोस्तों, अगर आपको PDF में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसकी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें आप इसे आसानी से देख सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, स्वेज नहर जो मिस्र में है, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करती है। और जो ये मिस्र कहाँ पर? क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना दोस्तों। और ये जो क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर कनाडा की। कनाडा और अमेरिका, इनको दोनों को अलग करने वाली जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों, जो कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। उसके बाद अमेरिका और मेक्सिको। दोस्तों, अमेरिका और मेक्सिको को रियो ग्रेंड नदी
अलग करती है, जो अमेरिका है, और इससे मेक्सिको को रियो ग्रेंड नदी एक है जो इसे अलग करती है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई और यह किस नृत्य शैली के लिए दिए जाते थे? दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार है यह ओडिशा नृत्य के लिए दिया जाता है, और इसकी जो केलुचरण महापात्र को पहली बार पद्म विभूषण मिला था, और ये उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें सन 2000 में यह पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। दोस्तों इससे पहले उड़ीसा में किसी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए इन्हें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उड़ीसा के जो नृत्य है उनके कलाकार कौन कौन है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एक संयुक्त पाणी, ग्राही, सोनल और मानसिंह। सोनल मानसिंह दोस्तों एक ही है ये। तो ये जो ओडिसी नृत्य है इनके प्रमुख कलाकार है दोस्तों। इसके बाद और भी है, लेकिन जो यहाँ पर कुमार गौरव सर ने रिवाइज करवाया है, जो पढ़ाए है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत में 8 क्लासिकल नृत्य है दोस्तों। आपको भी पता है कि भारत में 8 जो क्लासिकल डांस है दोस्तों, उसमें जो सबसे पुराना डांस है दोस्तों वो है भरतनाट्यम। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु में का डांस है। उसके बाद सत्रिया। सत्रिया जो अभी सबसे नया डांस है दोस्तों, इसे शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है 8 उसमें शामिल किया गया है। अभी यह बहुत ही नया डांस है, अभी अभी इसे शामिल किया गया है। कब किया गया है? सन 2000 में दोस्तों। और ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है, और इसे श्रीमन शंकर के द्वारा सबसे पहले बजाया गया था दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की। दोस्तों भरतनाट्यम, सादीरट्टम, जो भरतनाट्यम के और भी अलग अलग नेम है, वो सादीरट्टम है, दासीअट्टम है, ये भरतनाट्यम के अलग अलग नेम है दोस्तों। और ये भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं जो भरतनाट्यम है इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो रुक्मणा देवी ये इसकी प्रमुख कलाकार है। उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था 2024 में, पद्म सुब्रमण्यम। उसके बाद जो यहाँ पर वैजयंती माला है, ये भी इनकी जो भरतनाट्यम है इनकी फेमस कलाकार है दोस्तों। उसके बाद टी बाला सरस्वती, ये भी इन्हीं की है। यामिनी कृष्णमती, जिनकी एक बायोग्राफी, एक बुक भी है, जिन्हें कहते हैं अ पैशन ऑफ डांस। और दोस्तों ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों की एक फेमस कलाकार है दोस्तों। ये 2 डांस की फेमस कलाकार है, ठीक है, भरतनाट्यम और कथकली की दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं मणिपुरी। मणिपुरी में झावेरी बहन के द्वारा यह फेमस वहाँ की एक कलाकार है दोस्तों। मणिपुरी नृत्य मणिपुर में होता है दोस्तों। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन और संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों किसी राज्य का अगर नाम बदलना है और सीमा में परिवर्तन करना है तो ये किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 3 में आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अनुच्छेद 3 में आता है ये। और इसकी पावर जो है वो सांसद के पास होती है दोस्तों। किसके पास होती है? सांसद के पास। इसकी पावर जो है वो सांसद के पास होती है दोस्तों। उसके बाद हम और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 226। दोस्तों इसमें हाई कोर्ट एक रीट जारी करता है, अगर कोई भी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है तो एक रीट जारी करता है, उसके बारे में अनुच्छेद 226 में बताया गया है दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 32, जो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है उसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 23, जो अनुच्छेद 23 है मानव अंगों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक अनुच्छेद है 23, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख दिया गया है इसमें। और अनुच्छेद 44, ये दोस्तों पहला राज्य है गोवा जिसमें यह लगा था।
ऐसा राज्य यह सिर्फ पहला राज्य है दोस्तों। और जो नए राज्य का प्रवेश वो किस में होता है? अनुच्छेद 2 में। इसमें अभी इसी के अनुच्छेद 2 में ही सिक्किम को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 2 के द्वारा ही सिक्किम को यहाँ पर जोड़ा गया है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो दोस्तों, भगत सिंह और बीके दत्त ने कब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले आप मुझे बीके दत्त का जो फुल फॉर्म है वो मुझे बता दीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी के विरोध में यह बम फेंका गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह और बीके दत्त। बीके दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त, इनके द्वारा विधानसभा में बम फेंका गया था। इससे दोस्तों किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इसमें सिर्फ ऐसा बम था, इससे सिर्फ धुआं धुआं हो सके, और कुछ भी इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बाद 9 अगस्त 1925 को, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है यह भी, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। इसमें हमारे देश के जो वीर जवान हैं उन्होंने उस ट्रेन को लूट लिया था। इसमें कौन कौन थे? तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक अली थे, और रोशन थे, और राजन लिहादी लिगड़ी थे दोस्तों। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसी के विरोध में, किसके, जो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों, इस आंदोलन में राष्ट्रीय हरकत दिवस 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन चलाया गया था, और यह महात्मा गांधी के द्वारा चला। दोस्तों, उसी के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि 12 मार्च 1930 को दोस्तों यहाँ पर दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। यह भी गांधी जी द्वारा शुरुआत किया गया था, और इसे 6 अप्रैल 1930 को नमक कर तोड़ा गया था। यहीं पर इसकी समाप्त हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के द्वारा शुरुआत हुई थी, और इसका अंतिम नाम दिया गया नमक कर, जिसे 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया और समाप्त कर दिया गया इस आंदोलन को। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? तो दोस्तों, आप जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। उसके पहले हम और भी बात कर लेते हैं। जो कावेरी नदी है, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर होता है दोस्तों। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम तिब्बत में होता है दोस्तों। उसके बाद नर्मदा नदी है, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों एमपी में होता है दोस्तों। उसके बाद जो गोदावरी नदी है, इनका उद्गम चंबल की जो पहाड़ी है, जो नासिक में है, महाराष्ट्र में पड़ता है चंबल, वहाँ पर इसका उद्गम होता है। और जो हमारा क्वेश्चन था किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, तो दोस्तों वो कृष्णा नदी है, जो महाबलेश्वरी महाराष्ट्र में उपस्थित है दोस्तों, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसके ऊपर एक कृष्णराव सागर बांध बनाया गया है दोस्तों। उसके बाद यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में सांपू नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसकी सहायक नदी धनश्री, सुबनश्री, कांगे और लोहित, ये इसकी सहायक नदी है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं नर्मदा नदी और सोन नदी, दोनों कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो दोनों अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। दोनों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। उसके बाद पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना गोदावरी नदी पर ही बनाया गया है दोस्तों। उसके बाद इसके और भी अलग अलग नाम है गोदावरी के, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहित, मंजीरा और इंद्रावती सहायक नदी है दोस्तों गोदावरी की। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो गोदावरी के ये नेम नहीं है, ये सहायक नदियाँ है। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, ये गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों। उसी के साथ जो तुंगभद्रा एक जो कृष्ण नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों। उसके बाद जो ओंकारेश्वर बांध, धुआंधार, सरदार सरोवर बांध, ये सब किसके ऊपर बनाए गए हैं दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर ही बनाए गए हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही फेमस IMP जो बांध है नागार्जुन सागर बांध, दोस्तों ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी के ऊपर ये नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सभी का डिटेल अलग अलग तरीके से कराऊंगा। जैसे कि राज्यसभा के सदस्य को बनने के लिए तो यहाँ पर 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर और के भी डिटेल दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल कहाँ पर रहते हैं? राज्य में। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यानी कि PM और CM की 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा MP और राज्यसभा MP इनकी 25 वर्ष, लोकसभा MP की और राज्यसभा MP की 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद MLA की 25 वर्ष होनी चाहिए, MLC की 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद वोट देने की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जो वोट डालने की आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में 18 वर्ष है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक और है जो सरपंच है, इसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए अगर चुनाव में अगर ये उम्मीदवार के लिए खड़ा होता है तो। इसको ये जो पहले 21 वर्ष थी, ये किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन में 1990 में किया गया, और ये राजीव गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके द्वारा ही वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही फेमस मेला है दोस्तों। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये असम में किया जाता है सबसे पहले। और इसके बाद एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम जानेंगे कि जो असम में और कौन कौन से मेले किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अम्मा और अम्मा की बहन ने रील बनाकर नाक में दम कर दिया। ये ट्रिक है दोस्तों, अम्मा और अम्मा की बहन ने रील बनाकर नाक में दम कर दिया। इस ट्रिक के माध्यम से ही हम मेले के नाम जानेंगे। जैसे अम्बा, तो अम्मा से हो जाएगा अम्बुवाची का मेला जो कामाख्या मंदिर में लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद बहू, बहू से हो जाएगा बिहू डांस। रील से हो जाएगा जोनविल मेला। उसके बाद रील के बाद आता है दम, दम से हो जाएगा मिलदम निप मेला। उसके बाद आता है मेघालय के प्रमुख मेले, तो वांगला, वेहादी, खल्लम, चेर, बल्दनम, नोरगेम। और जो ये वांगला जो मेला है दोस्तों, इसमें 100 ढोल का उत्सव मनाया जाता है। 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से इसे वांगला उत्सव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं मिजोरम। मिजोरम में चापचार कूट, और इसे जो चापचार कूट है इसे रम पीकर इस मेले में चापचार कूट को बजाया जाता है। इसे बम्बू डांस भी कहते हैं और चिरो डांस भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद कर लेते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही फेमस जो मेला है वो लोसांग का है, भूमसू का है और सागदाब का है। ये सिक्किम के प्रमुख मेले है दोस्तों। और दोस्तों इसकी PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसका जो और रिवीजन है वो अगले वीडियो में करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।